सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपनी सफलता का जो भी कारण रही है, सफलता के दौरान तैयारी के दौरान जो भी उतार चढ़ाव रही है, उसको अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसके पीछे कारण यही है क्योंकि मैंने भी यूट्यूब के माध्यम से किन्हीं सफल व्यक्ति का ही देखकर खुद को तैयार किया है। सबसे पहले मैं अपने परिचय के साथ शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम तरुण कुमार पांडे है और मैं 67वीं बीपीएससी में रैंक 10 के साथ सेलेक्टेड हुआ हूँ और मैं अभी फ़िलहाल 67वीं बीपीएससी से डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पे चयनित हुआ हूँ। इसके पूर्व में मैं 66वीं बीपीएससी जो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी उसमें मैंने रैंक 87 पाई थी। डीकेटी के माध्यम से मैं अभ्यर्थियों के सामने तैयारी के दौरान किस किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उस समय अपने आप को कैसे स्टेबल रखना पड़ता है, इन सारी बातों के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करूँगा। जैसे कि मैं एक गांव से रह के तैयारी कर रहा था जिसमें कुछ बुक्स और यूट्यूब ही हमारे लिए लास्ट साधन थी। तो इस चैनल के माध्यम से मैं उस लास्ट पर्सन तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहूँगा जो काफ़ी लेफ्ट आउट फील करते हैं, जिनको लगता है कि मैं मतलब सारे बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में या फिर बाहर दिल्ली वगैरह रह के, और मैं गाँव में कर रहा हूँ तो मैं लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ या फिर मैं अलग थलग हूँ। तो वैसे समझने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आपका गोल क्या है। उसके साथ आपको अपना गोल फोकस करने के बाद कैसे तैयारी करनी है इस पे आनी है। तो मैं बीपीएससी की बात करूं, अगर बीपीएससी में 3 स्टेजेस होते हैं एग्जामिनेशंस में। फर्स्ट होती प्री, सेकंड मेंस एंड थर्ड इंटरव्यू। तीनों स्टेज अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। सबसे पहले प्री के लिए आप जो भी बुक्स है पहले सेग्रीगेट करें, अपने मटेरियल्स को सेग्रीगेट करें और उन्हीं को रिपीटेड रिविजन करें। मटेरियल्स में प्री के लिए जो बात है अब ट्रेंड थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी, मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया था जिसमें इकोनॉमिक्स हो गए, ज्योग्राफी हो गए, फिर 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आते हैं जो आपका स्कोर बूस्टर होता है। अगर आप मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-4-10 दिन तो 10 नंबर आपके श्योर हो जाते हैं। तो उससे आपका प्री में कहीं ना कहीं जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है। प्री में एनसीईआरटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी का भी हो। साथ ही साथ इसके साथ प्री एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आप अपने आप को पूरा भीड़ से अलग करते हैं अगर प्री में सक्सेस होते हैं तो प्री में सक्सेस होने का बहुत माइन्यूट अलर्टनेस रखना पड़ता है, जिसमें आप पहले बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी बट अभी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। नेगेटिव मार्किंग में आप अपने आप कैसे स्टेबल रखेंगे, तो उसमें आप रॉन्ग आंसर स्कोर जितना हो सके उससे कम अटेम्प्ट करें ताकि आपके नेगेटिव से आपकी रिजल्ट जो 0.5 नंबर, 0.75 या फिर 1 मार्क से नहीं रहे। प्री में आप एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहें, प्लस आप उसको सफाइज कर सकते हैं लूसेंट से। उसके बाद अगर ये होगी प्री की स्पेशली और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, कॉम्प्रिहेंसिवली या प्री और मेंस की दोनों तैयारी मैंने किया था। जैसे कि स्टैंडर्ड बुक्स हो गए एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए नितिन सिंघानिया, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक हो गई, प्लस बिहार हिस्ट्री के लिए इम्तियाज़ अहमद करीमी सर की एक बुक है। तो जो भी स्टैंडर्ड बुक है आप उसको करेंगे, उसके साथ साथ आपका प्री भी होते जाएगा और एक मेंस का फ्रेमवर्क मतलब कि स्टैंडर्ड तैयारी आपकी हो जाएगी। इसमें बात को आपको यही ध्यान रखनी है कि इस कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के साथ साथ जैसे आप प्री का नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म फिलअप कर देते हैं, 2 महीने खुद को एकदम प्री पे फोकस्ड रखें। मल्टीपल क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें ताकि आपका जो एक्यूरेसी रेट है एमसीक्यूज में वो इंक्रीज करे और रिपीटेड रिवीजन से आपके अंदर कन्फ्यूजन नहीं हो। एग्जाम्पल लेकर मैं बताना चाहूँगा, कोई क्वेश्चन होता है जिसमें 4 अटैम्प्ट होते हैं, तो 2 अटैम्प्ट से हम लोग ने क्या किया कि एलिमिनेट कर दिया, 2 अटैम्प्ट में बी होगा, सी होगा, इस तरह की कन्फ्यूजन माइंड में आती है जिसमें हमारी रिपीटेड रिवीजन ही हमारे काम आती है। प्री के में सिलेक्शन हो जाने के बाद एक तरीके से आप पूरा भीड़ से अलग हो जाते हैं। भीड़ से अलग तो हो गए बट कंपटीशन लेवल यहाँ भी आपके लिए कम नहीं है, क्योंकि जो भी जिसके साथ भी आपका कंपटीशन हो रहा है वो ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड है और वेल डिजर्व है। मेंस की बात आई, मेंस के लिए जीएस बीपीएससी एग्जामिनेशन में 2 पेपर्स होते हैं। पहले ऑप्शनल थी, अब ऑप्शनल की जगह एसए कंपल्सरी पेपर हो गई है। ऑप्शनल जो है क्वालिफाइंग एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गई है।
तो मेंस मैं GS1 से स्टार्ट करूंगा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रही है और मेरा बुक सोर्स क्या रहा है। GS1 में 3 सेक्शन होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है हिस्ट्री, सेकंड में होता है करंट अफेयर्स, थर्ड में होता है डाटा इंटरप्रिटेशन या फिर स्टैट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। GS1 में अच्छे मार्क्स के लिए सबसे पहले आप फोकस करें सेक्शन 3 डाटा इंटरप्रिटेशन पे या फिर स्टैट पे, जो 72 मार्क्स के होते हैं। इसमें अगर आप चुके तो आप रिजल्ट से चुके। इसमें आप एनी हाउ श्योर करें कि 72 आउट ऑफ 72 आए, जिससे कि मेरा जो सक्सेस रेट हो वो काफ़ी ज़्यादा अक्रॉस द बॉर्डर लाइन जो है उसके आगे रहे, ना कि अक्रॉस द बॉर्डर लाइन के पीछे रहने की संभावना हो। तो सेक्शन 3 की अगर बात करें तो आप उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, RS अग्रवाल की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छे स्टैंडर्ड MBA या बैंकिंग के कोई भी डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपका कॉग्निटिव स्किल जो है डेवलप करे। उसमें बहुत ही परसेंटेज, डेसिमल्स, एवरेज, इसमें टेक्निकल लैंग्वेज में BPSC आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है। क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार पढ़ें, ध्यान रखें। कैलकुलेशन से घबराएं नहीं, कैलकुलेशन के लिए BPSC कैलकुलेटर आपको अलाउ करती है। सेक्शन 3 के बाद हम बात करेंगे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आता है सेक्शन 1, हिस्ट्री पोर्शन। हिस्ट्री पोर्शन में अब रिसेंट ट्रेंड के चेंजेस के अनुसार कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट फिर भी आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होंगे। हिस्ट्री सेक्शन में एक ट्रेडिशनल पैटर्न है, आप PYQs करेंगे। PYQs का शॉर्ट A4 साइज पे नोट्स बना लेंगे। उसको उस नोट्स में आपका एक क्वेश्चन, एक थीम, जो क्वेश्चंस का थीम होता है, जैसे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसका क्या ड्रॉबैक रहा है, रिवॉल्ट सक्सेसफुल रहा है कि नहीं रहा है, क्या ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है या नहीं है, सारी चीज़ को, हर एस्पेक्ट को A4 शीट में आप उसी में पॉइंट फॉर्मेट में कवर अप करेंगे, क्योंकि जो डायमेंशन नहीं छूटे। डायमेंशन आपको याद रहेगा, टाइटल याद रहेगा, अंदर का कॉन्टेक्स्ट बॉडी जो है आपको रिकॉल हो जाएंगे एग्जाम में। एग्जाम में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें डायमेंशन ही नहीं याद आता है, पॉइंट्स ही नहीं याद आती है। तो पॉइंट्स फॉर्मेट में आप नोट्स बनाए रखें ताकि शॉर्ट एंड क्रिस्पी नोट्स रहे और आपको जल्दी रिवीजन करने में सहूलियत हो। पेपर 1 का सेक्शन 3 मैंने आपको बता चुका, पेपर 1 का सेक्शन 1 मैंने बता चुका। सेक्शन 1 के लिए बुक सोर्स जो होगी, मॉडर्न हिस्ट्री है बिपिन चंद्रा की, या फिर स्पेक्ट्रम है राजीव अय्यर सर की। साथ ही साथ इसको अगर आप सफाइज करना चाहते हैं तो बिहार हिस्ट्री में इम्तियाज अहमद करीमी सर की बुक आती है, जिसको थीम वाइज आप पढ़ सकते हैं। KBC नैनो की प्रीवियस ईयर बुक भी है, वो भी अच्छी है। तो आपको सोर्स पे नहीं जाना है, आपको जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से समझिए। मैं अपनी बात करूँ, मेरा लैंग्वेज रहा है एग्जामिनेशन का वो इंग्लिश रहा है, बट मैं मोस्टली हिस्ट्री जो है हिंदी में पढ़ा हूँ, क्योंकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होती थी। फिर मैं जाके फिर उसको इंग्लिश में एक बार रिवीजन कर लेता था कि कुछ उसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो टर्मिनोलॉजी मुझे एग्जाम में लिखने में मदद करें। पेपर 1 का 2 सेक्शन खत्म करने के बाद मैं पेपर 1 का थर्ड सेक्शन जो है सेक्शन 2, जिसको करंट अफेयर से हम लोग जानते हैं, उस पर आता हूँ। करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स होती है, हमें समझ नहीं आता है कि हम इसके लिए क्या सोर्स फॉलो करें, BPSC में क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो आपको शॉर्ट नेचर की होते हैं और उसमें 38 मार्क्स की होती है। इससे आप घबराए नहीं, जो भी क्वेश्चन है सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। तो इससे आप घबराए नहीं और उसको एकदम आराम से स्टेबल होके, काम होके एग्जाम में अटेम्प्ट करें। करंट अफेयर की जो सोर्स रही है, कोई भी एक कोचिंग का आप लोग क्या करें कि मैगजीन उठा लें, उससे रिवीजन कर लें, प्लस 100-150 करंट का जो भी उस समय का टॉपिक चलता है, प्री के 6 महीना पहले से लेके मेंस के 6 महीना तक पहले तक, 6 महीना मेंस तक, प्री के 6 महीना पहले से लेके, प्लस कुछ फ्यूचर्स प्लान भी होते हैं गवर्नमेंट्स के, चाहे बिहार गवर्नमेंट के हो या फिर इंडियन गवर्नमेंट को हो या फिर इंटरनेशनल जो भी चीज़ें चलती हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वार हो रही है। टॉपिक को सेग्रीगेट करके 100 टॉपिक को आप लोग नोट्स बना लें, उस 100 टॉपिक्स में यहाँ से आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा। अब मैं आता हूँ पेपर 2 पे। तो पेपर 2 में लाइक पेपर 1 जैसे ही 3 पोर्शंस है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, सेक्शन 2 में इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, थर्ड में है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तीनों चीज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट है और तीनों काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। प्लस रिसेंट ट्रेंड के अनुसार BPSC में पेपर 2 में स्कोरिंग का जो पैटर्न रहा है वो काफ़ी कम रहा है। तो इसके लिए आपको अपना
आंसर्स जो होगा वो बाकियों से अलग और थोड़ा सा इसमें स्टैंडर्ड बनाने होंगे। इसके लिए मैं पेपर 2 की सेक्शन 1 की बात करूँ तो सेक्शन 1 में सबसे पहले आता है आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कॉम्प्रिहेंसिव है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा था कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के दौरान आप इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से करेंगे, वहीं आपको यहाँ पे मदद करेगी वही बुक की प्रिपरेशन। साथ ही साथ उसमें आपको एडिशनल्स डालने हैं। एडिशनल्स डालने का मतलब कि कोई भी जैसे कि क्वेश्चंस आता है, जैसे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन रहा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी से क्वेश्चन रहा, या फिर जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चन रहा, जो भी क्वेश्चंस रहा, या फिर इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन रहा, ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से क्वेश्चन रहा, विजिलेंस कमीशन से क्वेश्चन रहा, इसमें एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से मिल जाएगी। बट इसमें एडिशनल आपको स्पाइस मसाले ऐड करने होंगे। उसके लिए आपको केस स्टडीज डालने होंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट्स डालने होंगे, या तो उसके लिए आप एक बेयर एक्ट्स की बुक ले लें, या फिर उसके लिए आप सबसे अच्छे फ़ोन आपके पास है, और आपके पास फ़ोन है तो एवरीथिंग है आज के डेट में डिजिटल रिवॉल्यूशन के माध्यम से। आप कुछ नहीं करें, गूगल पे सर्च कर लें DPSP IS पार्लियामेंट करके साइट्स है, DPSP करके या फिर दृष्टि IS करके डाल दें, DPSP करके UPSC करके भी डाल देंगे तो आप 10-15 आर्टिकल्स ओपन हो जाएंगे उस पर। आप उस सारे आर्टिकल्स को गो थ्रू हो लें, देखें कि उसमें किसमें इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको पूरा बैकग्राउंड के साथ सारी चीज़ों को हर एस्पेक्ट्स को समझाया अच्छे से, उसका एक नोट्स तैयार कर लें। इस तरीके से आपका पेपर 2 का जो सेक्शन 1 इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस प्रिपरेशन हो जाएगा। और इसके साथ आप ये कभी नहीं भूलें कि PYQ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, तो PYQ का प्रैक्टिस आप करते रहें। साथ ही में हम आते हैं पेपर 2 में सेक्शन 2 इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी जो है एक, ये जो इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी ये कोई फिजिकल ज्योग्राफी नहीं होती और कोई इकोनॉमिक में माइक्रो इकोनॉमिक नहीं होती है, ये दोनों में ब्लेंड होती है इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी। कैसे इकोनॉमिक से ज्योग्राफी रिलेटेड है, ज्योग्राफी से इकोनॉमी रिलेटेड है, उस पर होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी पे क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए मैंने सोर्स फॉलो किया था। सबसे पहले आप इकोनॉमी सर्वे कर लेंगे इंडिया का और अपने स्टेट का, ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे अपने स्टेट पे, अपने स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या ज्योग्राफिकल हर्डल्स है, कैसे हमारे ज्योग्राफिकल हर्डल्स हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं प्रमोट करते हैं, इस तरीके का जो क्वेश्चन है, मतलब कि कोरिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट का क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान है, क्या रिसेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस हुए हैं, क्या रिसेंट ज्योग्राफिकल चेंजेस के कारण हमें प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे डेवलपमेंट गोल्स में, कैसे हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करती हैं। लाइक जैसे कि हम देखेंगे अभी कि जीविका दीदी की क्वेश्चन आए थे 67वीं BPSC मेंस में, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप तभी टैकल कर सकते हैं जब आपकी तैयारी उस लेवल से और उस तरीके की उसी डायरेक्शन में हुई हो। इसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, बिहार बजट, बिहार इंडियन बजट, इस सब चीज़ें को पढ़े रहेंगे तो इसमें हुबहू क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट उस सारी कॉन्टेक्स्ट को आप क्या करेंगे कि आंसर्स में उतारने का प्रयास करेंगे, और ये तभी आएगी जब आप रिपीटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आए मन में वो लिखिए, कभी घबराइए नहीं। शुरू में ना लिखने से अच्छा है कि आप 50 वर्ड लिखिए, 100 वर्ड लिखिए, खुद पढ़िए। खुद पढ़िएगा तो फिर आपके अंदर थॉट्स जनरेट होंगे। इस तरीके से मैं पेपर 2 का सेक्शन 2 को अब समाप्त करता हूँ। सेक्शन 3 होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं और वे भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक में आपको ध्यान देना होगा कि एप्लीकेशन पोर्शन ज़्यादा है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, और कैसे 5G टेक्नोलॉजी हो गया, डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हुआ। इस तरीके की जो भी अभी रिसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करने की आपको नीड है। उसके लिए आप क्या करिएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किसी भी इंस्टीट्यूट की, कोई भी इंस्टीट्यूट हो जो UPSC की हो या फिर BPSC की हो, उसका आप मैगजीन ले लेंगे। साथ ही साथ में आप NCERT की कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पोर्शंस को कंप्लीट कर लेंगे। रिसेंट साइंस एंड डेवलपमेंट होती है, जैसे RS TV पे आती है साइंस एंड डेवलपमेंट्स का एक एपिसोड आता है वीकली, आप उससे कर लेंगे, इससे आपकी हेल्प मिलेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद आपका पेपर 2 समाप्त होती है। अब रह गई ऑप्शनल की बात, तो करेंटली BPSC में कोई ऑप्शनल एज ए पेपर नहीं है, एज ए पेपर क्वालिफाइंग नेचर की है।
तो पहले ऑप्शनल का चयन किस बेसिस पे और किस एस्पेक्ट्स पे होता था, वो तो अब आउटडेटेड हो चुकी है। करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ऑप्शनल क्वालिफाइंग है, तो ऑप्शनल सिलेक्शन आप अपने मतलब कि नीड के अनुसार अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि किससे आपको प्री और अदर जो जीएस पेपर्स है उसमें हेल्प मिले, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पेपर में आते हैं हम एसे राइटिंग्स। तो एसे मेरे वक्त नहीं थी, अब एसे 68वीं बीपीएससी मेंस से जुड़ी हुई है एक पेपर। तो एसे के लिए मैं बहुत कुछ तो नहीं बताऊंगा, बट मेरी जो प्रिपरेशन रही है, मैं यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें एसे के लिए क्या पैटर्न फॉलो करना होता है, तो मेरी समझ कुछ खासा तो एसे में नहीं है अभी, बट मेरा ओपिनियन यही है एसे के लिए कि एसे लिखने से ही आता है। एसे को आप तैयारी एसे की नहीं होती है, एसे आप जितना लिखिए फिर उसको पढ़िए, और इससे मोस्ट ऑफ द टाइम आप पहले सेलेक्टेड टॉपर्स का ऐसे पढ़िए। यूपीएससी मेंस में जो भी क्वेश्चंस यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, आंसर इवेल्युएटेड आंसर कॉपीज, उससे तो पढ़ने से एक एक्सपोजर मिलता है कि हाँ इस ऐसे में इस तरीके से भी लिखना है। और इससे डिपेंड करता है टोटली आपका मल्टी डायमेंशनल नॉलेज पे। हर एस्पेक्ट में आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग पेस्टल डायमेंशन पे ऐसे को ब्रेक करते हैं। पेस्टल मतलब हो गया पॉलिटी, इकोनॉमिक, एस से साइंस हो गया, टी से टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, फिर एल से लॉ हो गया, इस तरीके से। तो इससे के लिए आप अपना सेल्फ प्रिपरेशन करें, कहीं आप गाइडेंस ले सकते हैं इवैल्यूएशन प्रोग्राम के लिए। ठीक, इसके साथ ही बीपीएससी में अब रह गई मेंस की बात। मेंस की बात खत्म होने पे है हमारे रिटन पे। तो ये तो हो गई तैयारी। अब प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस के लिए आप आंसर राइटिंग रेगुलर करें। डेली एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप इनिशियल स्टेज से करें। जो टॉपिक पर है उससे क्या मेंस की क्वेश्चंस हैं उसको एक बार आप लिखें। शुरू में ऐसा लगेगा कि मेरे पास, शुरू में ऐसा लगेगा कि आप लिख सकते हैं, बट आप जब लिखने बैठेंगे तो आपके पास 50 वर्ड्स नहीं होंगे कि मैं लिख पाऊँ। तो धीरे धीरे उसी से आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई नया क्वेश्चन भी आता है तो उसको आप थोड़ा सा मतलब कि समझ के उसमें बॉडी ऑफ कॉन्टेक्स्ट डाल के लिख सकते हैं। थर्ड स्टेज है इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान बहुत कम मार्क्स का होती है, 120 मार्क्स की होती है, बट ये भी क्रूशियल है। इंटरव्यू आपकी सिलेक्शन को डिसाइड नहीं, आपकी रैंकिंग को डिसाइड करती है। इंटरव्यू में अगर आपके मार्क्स 2-4 कम आ गए तो आपकी रैंकिंग पीछे हो जाएगी, फिर शायद आपकी डिजायर्ड पोस्ट ना मिले। तो मेरे 66वीं में बीपीएससी में इंटरव्यू मार्क्स 90 थे। इसके लिए मैंने किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन किया और किस तरीके से किया, तो वो इंटरव्यू जो है एक पर्सनालिटी टेस्ट है। लिटिल बिट उसमें नॉलेज मैटर करता है क्योंकि आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, तो एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज है, एक बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ऐसा ना समझे कि मुझे हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, हम कोई गूगल नहीं है। तो बस जो चीज़ हमें नहीं पता है उसको बहुत कामली सॉरी सर बोल के बस अपनी बातों को रखें। एरोगेंट बिहेवियर नहीं रखें इंटरव्यू में। रिसेंट करंट अपडेट से अपडेटेड रहें, क्योंकि आप एक कंसर्न सिविल सर्विस बनने जा रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं हम। तो उसमें आपके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि वो आपको एक संवेदनशील व्यक्ति बनाता है। इसके लिए इंटरव्यू के लिए बस आप करंट से अपडेटेड रहें, अपने हॉबीज़ पे थोड़ी सी वर्क कर लें, अपने सब्जेक्ट बैकग्राउंड को अच्छा कर लें, क्योंकि अब सब्जेक्ट बैकग्राउंड से भी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। वो बेसिकली इसी के लिए, कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं रहता, बस इसी के लिए होता है कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा तो है, कम से कम उस टॉपिक्स के बारे में आपको अवेयरनेस तो है। उसी के तरीके से आप प्रिपरेशन करें। ऑप्शनल विषय है उसको थोड़ा सा अच्छा कर लें। इंटरव्यू बाय एंड लार्ज पर्सनालिटी टेस्ट है, बस काम हो, एकदम स्टेबल हों, अपनी बातों को पोलाइटली रखें, नहीं भी पता है तो सॉरी सर बोलते हुए बस आगे बढ़ें। इंटरव्यू में बस यही ख्याल रखें कि बिहेवियर आपका अच्छा हो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें, समझे कि बस हम सीनियर कुछ ऑफिसर्स हैं, उनसे एक विचार विमर्श या फिर बातें करने जा रहे हैं। अब 67वीं का अभी रिजल्ट का मार्क्स अभी रिलीज नहीं हुई है कि मेरे इंटरव्यू मार्क्स कितने आई हैं, लेकिन 66वीं में मेरी मार्क्स 90 आउट ऑफ 120 थी, जो एक काफ़ी अच्छी मार्क्स है। इसी के साथ मैं अपने बातों को धन्यवाद देता हूँ, समाप्त करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और एक चीज़ यहाँ मेरा मैसेज रहेगा, जो काफ़ी दूर है, गांव में रहे हैं, मैंने भी गांव से तैयारी किया है, वो कभी ये ना समझे कि मुझसे नहीं होगा। भीड़ से बाहर रहें, मटेरियल्स एंड भीड़ क्राउड के पीछे ना भागें, बस कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स को अपने साथ रखें। फ़ोन में डेटा है, आपके पास फ़ोन है,
इंटरनेट पे एवरीथिंग अवेलेबल है, इससे आप कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के भी चैनल्स काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट फीस में 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ में प्रैक्टिस कराया जाता है। आप वो सारे क्वेश्चन और इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, उससे एक रेगुलरिटी मिलती है। तो गांव वाले कभी ये फील ना करें कि हमसे नहीं होगा, आपसे बिल्कुल होगा। आप कहीं दिल्ली या फिर पटना या फिर कहीं अदर मेट्रो सिटीज़ वाले से अलग नहीं हैं और उस किसी मामले में उनसे आप कम नहीं हैं। थैंक्स टू डीकेटी जिन्होंने आज मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया ताकि मैं अपनी बातों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सका। और काफ़ी मुझे खुशी हो रही है कि जो भी चैलेंजेज को मैंने फेस किया है वो आपको चैलेंजेज या फिर जो भी मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहा है वो डीकेटी के माध्यम से आपके सामने रखा। कभी टूटिए नहीं, बस जब टूटिए यही समझिए कि अभी ये लास्ट नहीं है, आगे बढ़ना है बस। थैंक यू।